नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम अपने पीसीएस प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट नंबर 5 को लगाएंगे और इन टेस्टों के दौरान आपका पूरा रिवीजन हो रहा है पूरे संविधान का। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? ये किया गया है भाग 4 में। आगे बढ़ते हैं। 2 में दिया है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है 36 से 51। इसमें दिया है, भारतीय संविधान के में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कथन बताने हैं। पहला दिया है, ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। बिल्कुल सही बात है। ये इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नहीं भाई, इसमें न्यायालय का कोई रोल नहीं है। ओनली ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताना है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपबंध कौन से अनुच्छेद में है? ये है 39 कै में। भाई 40 में तो हमारा ग्राम वाला हो गया ना, और जी 43 ख में हमारा हो गया सहकारी समिति वाला। ओके, और 38 में हो गया हमारा राज्य हमारा आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है असमानता कम कर कर। ओके, असमानता कम करना राज्य द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था रखता है? ऑब्वियस सी बात है 40, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत का शासन के बारे में है भाई। उनका खुद का स्वशासन है वहां पे। विकेंद्रीकरण का मतलब तो यही हो गया ना। 38 का देख लिया था हमने ऊपर। 41 देख लेते हैं। 41 में है, कोई भी बेरोजगारी या फिर बुढ़ापे के समय में किसी को मतलब आय जनरेट करने की सुविधाएं मिलना, वे भी किसकी जिम्मेदारी होती है? राज्य की। शायद ये अनुच्छेद हमारा मौलिक अधिकारों में होता तो ज्यादा सही रहता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कथन बताना है, किसने कहा है? राज्य के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कहा था कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम है। ये कहा था ग्रेनवेल ऑस्टिन ने। ओके, 7 में कहा गया है, कथन बताने हैं कौन कौन से सही है। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार का उपबंध करेगा। बिल्कुल सही। राज्य बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार का उपबंध करेगा। 41 ये भी सही है। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा पाने के अधिकार का उपबंध करेगा। ये भी बात सही है। इसमें तीनों करेक्ट है। ओके, देख लेते हैं कौन सा अनुच्छेद में क्या कौन से तत्व दिए गए हैं। 41 में कहा गया है प्रसूति सहायता नहीं। इसमें तो वही है ना, बेरोजगारी वाला, कि भाई नौकरी देना तुम्हारा काम है राज्य का। और 42 में दिया है काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं का उपबंध। ये सही है। तीसरा दिया है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किसने कहा था नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? ये कहा था BN रॉय ने। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित किया गया? ये किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और आर्टिकल कौन सा है इसमें हमारा? 43 का क्या? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। इसमें तत्व देखकर बताने हैं कौन सा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में सहकारी समितियों के गठन एवं प्रबंध का प्रावधान है। भाई 43 में थोड़ी है, 43 बी में है। 43 में तो हमारा कामगारों को उपबंध आ गया ना, उद्योगों में किसी मजदूर का निर्वाह होना, कि वहां पे उसको मजदूर को भाई काम मिलना ही चाहिए। इस तरीके के उद्योग डेवलप करो भाई तुम। दूसरा दिया है सहकारी समितियों के गठन और प्रबंधन के प्रावधान मूल रूप से भारतीय संविधान में सम्मिलित है नहीं। तो दोनों गलत हो गए इसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 12 में दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं भाई। 44 में देख लेते हैं कौन सा था, समान सिविल संहिता। ओके, तो 1 का 3 हो जाएगा इन दो ऑप्शन में। फिर देख ले 45 में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, यानी कि 82वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला हो गया इसमें। ओके, तो बी का फर्स्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सी का 2 हो गया और डी का 4, यानी कि अनुच्छेद 46 हो गया हमारा दुर्बल वर्गों के हितों में अभिवृद्धि, और 47 होगा लोक स्वास्थ्य में सुधार। ओके,
इसमें दिया गया है अनुच्छेद 48 पशुवध का प्रतिषेध करता है, बिल्कुल सही बात है। 49 में दिया है पर्यावरण संरक्षण, नहीं भाई ये है 49 के क्या में। ओके, 49 में तो दिया गया है जो हमारे स्मारक होते हैं उनकी सुरक्षा, उनको नुकसान न पहुंचाना। ओके, तो दूसरा गलती। अनुच्छेद 50 में दिया है निःशुल्क विधिक सहायता, नहीं भाई ये हमारी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ओके, तो इसका होगा ओनली वन करेक्ट। ये दिया है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन वन वन्य जीवों की रक्षा का उपबंध करेगा, ये कहा था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कौन सा अनुच्छेद था इसमें, ऊपर बताया था अभी 48 का क्या है। ओके, इन अनुच्छेदों को सिर्फ एक टेबल बनाओ, उस पर लिखो और उसको अपने सामने चिपका दो और उसको देखो सुबह शाम 5-5 मिनट उसको देखो, आपको खुद ब खुद आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ये। ओके, देख लेते हैं 15 में क्या लिखा है। अनुच्छेद और प्रावधान बताने हैं। 49 में दिया है राष्ट्र महत्व और संस्मारकों का स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, सही बात। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग हो गई। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो गई, तो इसमें उपरोक्त सभी होंगे। 16 में दिया है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था, ये किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। ठीक है, और कब, 1976 में। और संशोधन कौन सा हुआ था, 42वां। तो भाई उससे रिलेट कर लो, जब 42वां संशोधन 1976 में हुआ था तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 में आई थी। अब देख लेते हैं मूल कर्तव्यों को वर्णन किस भाग में किया गया है, 4 क्या में। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। देख लेते हैं भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कथन बताने हैं। पहला दिया है इन्हें रशिया के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों के लिए है, नहीं सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है ये। ओके, तो दूसरा गलत हो गया फिर, तो इसमें हो गया ओनली वन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। इसमें दिया है भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई वे मूल कर्तव्य है, भाई हम उन्हें कर भी सके नहीं भी कर सकते, हमारे मूड के ऊपर डिपेंड है ना वो चीज। संविधान में सीधे न्यायालय के माध्यम से उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं दी गई है, ये भी बात सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसमें देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य में नहीं है पूछा है, कौन कौन मौलिक कर्तव्य में नहीं है। संविधान का पालन करना है भाई, समय पर निर्धारित कर देना, देखते हैं अभी। समाज समान भातृत्व की भावना का निर्माण, ये सही है। प्राकृतिक पर्यावरण और रक्षा एवं सुधार करना, ये भी है। समय पर निर्धारित कर, ये नहीं है। ओके, तभी तो किसी का घर टाइम पर नहीं जाता है ना इंडिया में। अभी कथन बताना है, किसने बोला है, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हम अपने अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ये कहा गया है किस वर्ष भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था, 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति। ओके, आगे बढ़ते हैं। माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपाल्य की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह 86वां संविधान संशोधन 2002। ओके, इसमें दिया गया है पहला कथन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं, बिल्कुल बात सही है भाई। हमें स्मारकों का रक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण हमें करना, मतलब जो बेसिकली हम आम नागरिकों के काम है। दूसरा दिया है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, नहीं भाई ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। अब देखते हैं भाई नैतिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य में अंतर क्या होता है। मौलिक कर्तव्य तो होते हैं कि जो हमें करने चाहिए नागरिकों को, ये मतलब बाध्यकारी होते हैं। मान लो आपने राष्ट्रध्वज का अपमान कर दिया तो भाई आपके ऊपर केस चलेगा, आपको सजा जरूर होगी। ओके, और नैतिक कर्तव्य भी है कि एक अच्छे नागरिक होने के लिए हमें ये करना चाहिए, अच्छे नागरिक होने के लिए। नहीं भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है, पर अगर कर दे तो अच्छा है। ओके, और मौलिक कर्तव्य हमें पालन करने ही चाहिए, तो इसका आंसर होगा ओनली वन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन्स अल्मनाक नाम से एक दस्तावेज जारी किया जाता है जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण दिया जाता है। मतलब यो जारी कर दिया उन्होंने कि भाई तुम्हें ये काम करने हैं, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना ही है। ये कहा है यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, आगे बढ़ते हैं।
27 में दिया है निम्नलिखित में से किस समिति का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मतलब सभी स्कूलों में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना था। ये था वर्मा समिति हमारी। ये कब आई थी? 1998 में। इन्होंने ना बताओ ये बोल दिया था कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य जो हमारे सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं है ना, वो हमारी कमियों के कारण नहीं हो रही, क्योंकि हमारी कार्यप्रणाली सही नहीं है, तो भाई ये लागू कैसे हो जाएंगे? हर कोई कैसे अपने कर्तव्य को समझ लेगा? तो उन्होंने बोला था कि आप शिक्षण संस्थाओं मतलब स्कूलों से शुरुआत करो ना बच्चों को सिखाने की कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो तभी तो मानना शुरू करेंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसकी आदत में शुमार हो गया तो वो ऑटोमेटिकली अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। 28 में दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 वाला अधिनियम का संबंध है। 39A से है भाई, 43A से भी है, 43B से नहीं है। ये हमारा हो जाएगा सहकारी समिति वाला। ओके, और ये कब आया था? हमारा 44वां संविधान संशोधन के हिसाब से। सॉरी माफ कीजिएगा, 44वां नहीं, 97वां संविधान संशोधन 2011 के अकॉर्डिंग। ओके, अब देख लेते हैं 39 में क्या था हमारा? गरीबों को निशुल्क सहायता। ओके, कानूनी वाली। ओके, और 43 में क्या था हमारा? हमारे उद्योगों में मजदूरों का निर्वाह करना सही तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन ए। 29 में दिया है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन है भाई, 86वां भी है, 2002 वाला, 91 वाला भी है। ओके, माफ कीजिएगा ये 91 नहीं है ना, 97 वाला है। अभी पर पढ़ा था ना हमने 2011 वाला, 43B जुड़ा था जिसमें। ओके, सहकारी समिति वाला। तो इसमें तीनों करेक्ट होंगे। वैसे इसमें करेक्ट ना करे तो इसको ये गलती होगा, तो इसका 1 और 2 होगा। हाँ, यही सही कर लेते हैं इसको, 1 और 2 ही। तीसरे में 91 दिया था ना, 97 था ये। पढ़ लेते हैं 30 में क्या लिखा है। 39A गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, सही बात। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी सही है। 48A में पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार। आप ना इनके कीवर्ड याद कर लिया करिए। जैसे 39A में दिया है गरीबों को हमने सहायता दे दी कानूनी तौर पे। 43A में क्या दिया? हमारे जो भी उद्योग होंगे नए नए, उसमें गरीब मजदूरों को एक तरीके से उनकी भागीदारी रखनी है। 48A में क्या होगा? हमें पर्यावरण की रक्षा करनी। ओके, तो इसमें तीनों सही हो गए। नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से संबंधित है, कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड। और आयरलैंड का संविधान कहाँ से है? स्पेनिश। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसमें स्पेनिश संविधान मूल रूप से संबंधित है, मूल रूप से। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32 में दिया है इनका उद्देश्य, ये कथन, इनका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। उपयुक्त संदर्भ है, ये है हमारा नीति निर्देशक तत्व। ओके, 33 में दिया है मौलिक अधिकारों की तुलना में डीपीएसपी का दायरा असीम है। बिल्कुल सही बात है भाई। डीपीएसपी हमारे मतलब नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार के अधीनस्थ है। भाई अधीनस्थ क्यों होते हुए? जब वे पैरेलली चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हुए कि भाई हमें अपने डीपीएसपी भी राज्यों को फॉलो करवाने, मतलब राज्यों को करने फॉलो, और मौलिक अधिकार हमें करने। एक राज्यों का कर्तव्य, एक हमारा कर्तव्य, एक हमारा अधिकार है मौलिक मतलब नागरिकों का। तो इसमें ओनली 1 करेक्ट। 34 वाला पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। तुम बताओ भाई ये कारण बता रहा है क्या कथनीय का? ये तो दोनों अपने आप में सही बात बता रहे कि हाँ भाई तुमने सही सही बात कह दी, पर तुमने कथन कारण तो नहीं बताया ना, इनके कुछ कारण ही नहीं बताया ऊपर वाले के लिए, जिक्र ही नहीं है उसको तो जरा सा भी। तो इसको हो गया बी। अब समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व। अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से है समाजवादी हमारे। 41 है, जी हाँ, 42 भी है और 43 भी। उपयुक्त सभी है इसका आंसर। और ये जो जितने लिखे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों हमारे समाजवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। 38 में क्या है? इसमें राज्य हमारी सभी असमानताओं में कमी करें, असमानता कम हो। 39 में क्या है? पुरुष और महिलाओं को दोनों को, फीमेल और मेल को दोनों को
समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना। ओके। और जी 41 में क्या है हमारा, बेरोजगारी वाला। याद है ना बेरोजगारी, भाई ये तो दिल पे लगने वाली बात है। और जी 42 मातृत्व वाला, प्रसूति वाला। ओके, प्रसूति और कार्य क्षेत्र में न्याय संगत रहना। 43 में है राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी देगा उनको, मतलब उद्योग में उनकी भागीदारी होनी चाहिए सुनिश्चित। बस बे मजदूरों को क्या चाहिए, उनकी मजदूरी, बस काम मिले मजदूरी मिले, अपना चलो अपना भाई। 47 में है हमारा राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिसमें लोगों के स्वास्थ्य सही रहे और उनको खाना पीना मतलब अच्छा मिलता रहे। अब देख लेते हैं 36 में क्या लिखा है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है। ऊपर हमने अभी कौन से पढ़े थे, समाजवादी पढ़े थे। अब देख लेते हैं गांधीवादी। ग्राम वाला है भाई ये तो हमारा 40 वाला। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी है। पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो हमारा सामाजिक वाले में था ना। 39 वाला सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, ये है हमारा जो कि किसमें था, 43 ख यानी कि बी। ओके, तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, उदार बौद्धिक सिद्धांतों को बताना है। समान नागरिकता है, हाँ जी ये भी है। ओके, धन को संकेंद्रित होने से बचाना, ये तो कहीं भी नहीं है भाई हमारे इन तत्वों में। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमारा किसमें था, सामाजिक वाले में। ओके, तो ये भी नहीं होगा। 2 और 4 तो करेक्ट गलत हो गए, तो यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब देख लेते हैं कथन किसने कहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसका कथन है, ये है केटी शाह का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 देख लेते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ये कथन किसका है भाई, ये कथन है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ओके, आगे बढ़ते हैं 40 की तरफ। 40 में दिया है भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, वह है। ओबियसली बात है, समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल नंबर 44 में, यानी कि डी हो गया आंसर। 41 में दिया है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, यह है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण में सम्मिलित होते हैं सभी लोकसभा के सदस्य नहीं, सभी राज्यसभा नहीं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं। तो भाई लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, और जो हमारी राज्यों के विधानसभा है, ओके विधानसभा है, उनके निर्वाचित सदस्य 3 बंदे हो गए ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। निर्वाचन आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का। ओके, और 53 में क्या है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 में दिया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। सही बात है भाई, ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में खुली मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है नहीं भाई, राष्ट्रपति का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, तो खुली का मतलब तो प्रत्यक्ष हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 करेक्ट। 44 में दिया है हमारे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, यह है उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति की हमारी पदावधि कौन से आर्टिकल में होते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि ये होती है हमारी आर्टिकल 56 में। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का अनुच्छेद बताना है, यह 61 इजी। और जी 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पे चुनाव के बारे में बताया गया। ओके, 63 में हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, और 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का सभापति होगा। किसमें बताया गया है ये, 64 में। चारों कवर हो गए ना, 61 में महाभियोग, 62 में राष्ट्रपति के रिक्त स्थान पर के बाद की प्रक्रिया, 63 में उपराष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। आगे 57 में बताना है क्या है, इसमें ऑब्वियसली बात है पुनर्निर्वाचन है भाई। राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, जैसे यूएसए में लिमिटेशंस है ना। आगे बढ़ते हैं,
इसमें देख लेते हैं 47 में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं बतानी है। जन्म से भारत का नागरिक हूँ, नहीं। 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त होना, दोनों सही है। जन्म से नहीं होगा, सिर्फ भारत का नागरिक हो। मैंने आपको नागरिकता वाले सेक्शन में बताया था ना कि जो इंसान भाई 12 वर्ष तक इंडिया में रह लेगा सही तरीके से, वो प्रॉपर रूप से भारत का नागरिक बन जाएगा, तो वो बंदा भी भाई राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। ओके, तो इसका हो जाएगा ओनली 2 और 3, यानी कि सी करेक्ट। 48 में दिया है, एक पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में है। सही बात है ये। भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी बात सही है। 1 और 2 दोनों करेक्ट। भाई सबसे पहली बात तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और सदन में लाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है कि भाई ये आरोप लगने वाला है राष्ट्रपति जी के ऊपर। ओके, फिर और ये जो आरोप लगा रहे हैं ना सदन में, इसमें 1/4 जितने भी सदन में सदस्यों की संख्या होगी, किसी भी सदन में, राज्यसभा हो या लोकसभा में हो, उसके 1/4 सदस्यों के उस पत्र पे हस्ताक्षर होने चाहिए, उस आरोप पत्र पे। अब इस आरोप को पारित करने के लिए सदन के कोई भी सदन हो, उसके 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी वो संकल्प हमारा पारित होगा। अब मान लो राज्यसभा ने आरोप लगा दिया, तो लोकसभा उसको देखेगी कि भाई इन्होंने आरोप सही लगाया या गलत लगाया। अब वो जो लोकसभा हमारी जांच पड़ताल कर रही है, तो उसमें या तो राष्ट्रपति अपने तरफ से किसी बंदे को भेज देगा कि भाई भाई तुम जाओ और मेरी साइड से बोलो कि भाई मेरी गलती नहीं है, या फिर इस तरीके से हुआ जो भी हुआ, या राष्ट्रपति खुद आएगा। और अगर भाई लोकसभा हमारी उसमें पूरी तरीके से वो होगी कि हाँ भाई कन्फर्म है कि हाँ ये आरोप सही है आपका, तो अब जो हमारे टोटल सदस्य होंगे उनके 2/3 बहुमत से, उनके 2/3 बहुमत से पूरा संकल्प हमारा पारित हो जाएगा और महाभियोग लग जाएगा हमारे राष्ट्रपति जी के ऊपर, और राष्ट्रपति जी हट जाएंगे अपने पद से। ओके, तो हमने हटा दिया राष्ट्रपति को। ओके, आगे देखते हैं 50 में क्या लिखा है। 50 में लिखा है, भारत राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में संकल्प को पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत है। भाई अभी मैंने आपको पूरी कहानी बताई, अब देख लेते हैं। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बिल्कुल सही। उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 गलत। भाई टोटल जितने भी हैं उनके 2/3 है। कुल सदस्य संख्या का 50 ये नहीं है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50+1 ये भी नहीं है। भाई ये 50+1 तो हमारा साधारण बहुमत होता है ना, जब हमें साधारण बहुमत पारित करना होता है 50+1 को होता है हमारा। 51 में दिया है, राष्ट्रपति की मृत्यु, उसके त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त पद होने पर अधिकतम कितने समय तक रिक्त रख सकता है, मतलब कितने समय के भीतर हमें दोबारा चुनाव करने होंगे राष्ट्रपति पद के लिए। यह है हमारा 6 माह। ओके, आगे बढ़ते हैं 52। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अपने कार्यकाल को पूर्ण किए बिना रिक्त हो जाता है, तो उसके स्थान पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। भाई बेस्ट क्वेश्चन है ये। उनका होगा 5 वर्ष। भाई जो भी बंदा आएगा वो अपना पूरा कार्यकाल तो काट के जाएगा ना। पहला आदमी मतलब पहला राष्ट्रपति रहो या फिर ना रहे, वो उसने अपना कार्यकाल उसको जितना करना था उसने कर लिया। अब दूसरा बंदा आएगा वो अपना पूरा करेगा, पूरे 5 साल का जो पद के लिए है पर्याप्त। अब देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है। पहला दिया है भारत का प्रधानमंत्री, सही बात। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी। लोकसभा का अध्यक्ष तो भाई जो लोकसभा होती है वही उसके सदस्य करते हैं ना, भाई वही तो चुनेगी कि हमारा अध्यक्ष कौन होना चाहिए। क्लास का मॉनिटर या तो टीचर चुनेगा या क्लास में वोटिंग के थ्रू चुना जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष भी तो एक प्रकार का मॉनिटर ही है ना पूरी लोकसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो भारत का प्रधानमंत्री होगा, नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष का जो शपथ लेने की जो डेट है वो फिक्स करेंगे हमारे राष्ट्रपति। सिर्फ इतना अधिकार है इनको लोकसभा अध्यक्ष के उसमें। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के जज, जी हाँ, हाई कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति करते हैं, पर जो हमारे जिला वाले होते हैं ना जज, की जो जिले के अंदर जज है हमारे, जैसे सीजेएम हो गया, ये अपॉइंट करते हैं हमारे बी, यानी कि 1 और 2 ओनली। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज करता है और हाई कोर्ट के, जिला न्यायालय के नहीं करता। भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं भाई 56 में क्या लिखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुबंध रखने वाले 12 व्यक्तियों को अपॉइंट करता है।
तो ये करता है हमारा आर्टिकल 80। देखिए आर्टिकल 79 में तो कहा गया है कि हमारी एक संसद होगी भाई, ओके। और आर्टिकल 80 में कहा है राज्यसभा होगी, उसमें आर्टिकल 81 में बोला गया है लोकसभा होगी। ठीक है, ये क्रम याद रखियो, 79, 80 और 81 तीनों को। तो इसमें हमारी 80 में राज्यसभा आ गई और इसमें राष्ट्रपति ने, क्योंकि टोटल जो हमारी उसकी संख्या होती है राज्यसभा 250 होती है, पर अभी वर्तमान में शायद से 245 है, हाँ 245 है। और इनमें से 12 की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं जो इन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, कला, समाज सेवा, विज्ञान और साहित्य से रिलेटेड, ओके। 108 में हमारी संयुक्त बैठक हो गई। 87 में हमारी किसी भी सदन की शुरुआत से पहले जो राष्ट्रपति अपना देता है, अभिभाषण देता है दोनों सदनों को सदन शुरू होने से पहले, वे हो गया। 86 एक बार आप गूगल कर लेना है ना, 86 याद नहीं आ रहा। 57 को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। 112 हो गया हमारा वित्तीय वर्ष। 281 हो गया हमारा वित्त आयोग की सिफारिशें, यानी कि 2 हो गया, ओके। और 323 हो गया हमारा संघ लोक सेवा, ये तो पता ही है भाई सबको। 340 हो गया पिछड़ा वर्ग, और शायद 340 और शायद से 340 बी ना हमारा पीसीएस प्री में आया था 2024 में, पिछड़े वर्गों से रिलेटेड आयोग से रिलेटेड था, पिछड़े वर्गों के आयोग 340 बी। तो ये इसका 4 हो गया, हमारा आंसर होगा 3, 2, 1 और 4। किसमें है ये? ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित और जनजाति आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है? ये है हमारी 338, ओके। और इसमें है 338 ए, 338 बी। इसमें देख लेते हैं, इसमें एसटी के बारे में है और इसमें ओबीसी के बारे में है, ओके। और ये हो गया हमारा 338 एसटी के बारे में। 151 में हमारे कैग की रिपोर्ट के बारे में है। 148 में तो कैग हो गया और 151 में इसकी रिपोर्ट ही दे दी। देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित विधान भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तावित नहीं किए जा सकती है? किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, सही। धन विधेयक ये भी। राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, ये बात भी सही है, यानी कि तीनों करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, किन किन वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकता है? विशेषित है? नहीं। यह है आत्यांतिक वीटो और जेबी। जेबी मतलब पॉकेट वीटो, ओके, पॉकेट वीटो। तो इसमें होगा 2 और 3 करेक्ट। और आप इन चीजों को ना स्पेसिफिकली पूरी ब्रीफिंग में जाकर अपनी बुक से पढ़ना एक बार। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 61 में, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति? 123 में। आगे, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन मामलों में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? जब दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हो, सही बात। जब दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, सही बात। उन सभी मामलों में जिनमें मृत्यु दंड है, ये तो सभी को ही पता है भाई, ये भी है। तो इसमें तीनों करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 63 में देख लेते हैं, दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना, यह है हमारा परिहार। मतलब अगर किसी को कठोर सश्रम कारावास है, कितने साल का? 10 साल का, तो उसको कठोर सश्रम कारावास 5 साल का कर देंगे। दिया है ना, प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना, प्रकृति वैसी की वैसी है, हमने टाइम लिमिट कम कर दी। अब लघुकरण को देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि लघुकरण मतलब छोटा कर देना। मान लो किसी को कठोर कारावास मिल रहा है ना, उसको कन्वर्ट कर देते हैं साधारण कारावास में, कठोर टू साधारण, ओके। लघुकरण में हो गया। विराम में क्या होता है? जैसे कि किसी की मतलब कि किसी को कोई, मान लो कोई प्रेग्नेंट मतलब लेडी है, उसको मृत्युदंड हो गया, तो उसके बाद उसको कुछ समय के लिए उसकी सजा पर रोक लगा देते हैं और उसकी जो मृत्युदंड की जो सजा है उसको साधारण कारावास में बदल दे। भाई बच्चा अगर होगा तो उसके पालन पोषण के लिए भी तो चाहिए कोई, फिर तो मृत्युदंड करना उचित नहीं है, ओके। प्रविलंब में देख लेते हैं क्या इसका मतलब है। मतलब किसी भी अभियुक्त को थोड़े समय के लिए उसकी सजा में थोड़ा सा मतलब रोक देना, कुछ समय के लिए मिलेगी तो, पर कुछ समय के लिए रोक दी, क्योंकि उसने राष्ट्रपति के सामने अपनी अर्जी लगा दी कि भाई मेरी सजा को कम कर दो, तो उसमें थोड़ा राष्ट्रपति समय लेता है कि भाई थोड़ा मैं देख लूँ इस चीज को।
64 में देख लेते हैं क्या लिखा है कि सदन में सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। भाई ये है राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ओके, तो उसका सदस्य थोड़ी होता है भाई। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल देख लेते हैं अब जब। तो भाई सबसे पहले तो इसमें ये देख लो कि हमारा जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? ये होता है अनुच्छेद 66 के द्वारा। ओके, तो लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं इसमें। ये बात बिल्कुल सही है हमारी। राज्यसभा के केवल निर्वाचित नहीं, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित नहीं। भाई ये दोनों तो हमारे उसमें थे ना, उसमें राष्ट्रपति वाले में, और उसमें लोकसभा के भी निर्वाचित थे। इसमें तो खाली लोकसभा के सभी सदस्य ले लो और उनको गुप्त तरीके से मतदान करा लो और उपराष्ट्रपति चुन लो। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसमें देख लो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक होगा। तो सही है। 30 वर्ष हो गया क्या भाई? 35 वर्ष होगा। ओके, और राज्य सभा का सदस्य होने के निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, ये भी बात सही है। तो 1 और 3 करेक्ट। भारत में उपराष्ट्रपति किसको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करता है? ये है राष्ट्रपति। भाई इनका आपस में ही है त्याग पत्र देने का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ओके, यह भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर युग्म को सम्मिलित करना है। प्रावधान और संबंधित अनुच्छेद। बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल सही है। वित्तीय आपातकाल 360 सही है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल, भाई सशस्त्र क्यों होता है इसमें 356 में? ये तो तब है जब राज्य में हमारी अराजकता फैल जा या फिर हमारा कोई संवैधानिक तंत्र हमारा विफल हो गया, तब हो गए 356। तो होगा 1 और 3। 69 में दिया है राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन प्रविलंब। अब देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब पहले देख लो भाई 148 तो सबको पता है किसमें आता है, कैग वाला आ गया, यानी कि सी का फर्स्ट हो गया, यानी कि ए और बी में से एक हो गया। ओके, अब भाई 75 भी पता है। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसका हो गया 3। अब देख लेते हैं ए में 3 है, बी यानी कि ए में 3 और सी में फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बी का 2 हो जाएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ओके, और 155 हो गया राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ये आया भी था भाई, पीसीएस में आया था ये, पीसीएस प्री 2024 में यूपी वाले में। ओके, तो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 71 में दिया है भारतीय राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होती है 50-50। ओके, अब देख लेते हैं कथन 1, वह उच्च न्यायालयों, इसमें दिया है भारत के राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में कथन बताने हैं। वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की ओर से और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सही बात। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। वह दी गई सलाह को उसके लिए बाध्यकारी होता है। भाई बाध्यकारी नहीं होता, मन मुताबिक काम है, मान भी सकते हो नहीं भी। ओके, उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। भाई क्षमादान की शक्ति, प्रविलंबन, प्रतिहार, लघुकरण, और एक हो रहा है आपका विराम। किसको हो गया 1 73 देख लेते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है? भाई देख लो अब जब 60 और 61 और 62 के बाद तो सारे उपराष्ट्रपति के ही हैं। 63, 64, 69 और 71 भी। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से राष्ट्रपति है जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे, वो तो शुरू से ही हमारे राष्ट्रपति चलते आ रहे भाई। ज्ञानी जैल सिंह, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये तीनों नहीं रहे कभी भी उपराष्ट्रपति, रहे हमारे जाकिर हुसैन, यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया। तो इसका आंसर होगा 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसमें देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध चुने गए थे? राधा कृष्णन जी, हेमदयातुल्लाह, शंकर दयाल, तीनों चुने गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टेस्ट समाप्त होता है। अगर आपको टेस्ट हेल्पफुल लगे हो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट में अपने सजेशन बताया करें कि भाई कैसा सॉल्यूशन है, क्या हिसाब है, क्या आपको नॉलेजेबल लगता भी है या नहीं लगता है। ओके, और इन टेस्ट को ना 2 से 3 बार रिवाइज करो बार बार, आपके सारे क्वेश्चन क्लिक होंगे एग्जाम में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।